हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 6 किसी से न कहना। आइए इसे देखते हैं। स्वप्निल दिन में खुली आंखों से सपने देखता था। कब अपने से ही बात करने लगे स्वयं उसको भी नहीं पता चलता। कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठे बैठे वो कल्पना करने लगा कि वार्षिक परीक्षा का गणित का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बस फिर क्या था। दीक्षा और शामली तो खुशी के मारे मानो पागल ही हो गई। वह यह सोचकर प्रसन्न होने लगे, अगर प्रश्न पत्र लीक हो गया गणित के प्रश्न पत्र की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर वह ये पता लगा लें कि प्रश्न पत्र किसके पास है तो वे सब बड़े आराम से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अमनदीप सुनते ही खुशी से कूदने लगा। गणित उसे कभी समझ नहीं आती थी। दोनों लड़कियों ने जल्द ही प्रश्न पत्र के बारे में पता लगाने को कहकर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खुशी मनाई। अग्रिम ने जब उनको इतना प्रसन्न देखा तो उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। मनदीप तुरंत बोला कि अगर वह आगे किसी को न बताए तो वह उसे एक बड़ी खबर दे सकता है। अग्रिम ने तुरंत वादा कर डाला और उसके साथ ही मनदीप ने उसे बताया कि सभी कक्षाओं के गणित के प्रश्न पत्र लीक हो गए। यह सुनकर अग्रिम खुशी से पागल हो उठा और कक्षा 8 में पढ़ रहे अपने भाई को भी यह खबर बताने दौड़ पड़ा। जल्द ही पूरे विद्यालय में यह खबर आग की तरह फैल गई। हुआ यूं कि सभी ने एक दूसरे से यह वादा कर लिया था कि वह दूसरे को यह बात नहीं बताएगा, लेकिन ना कहने के बावजूद भी सभी ने यह बात आग की तरह फैला दी थी। सभी छात्र छात्राओं के आते ही प्रधानाचार्य ने जानना चाहा कि कौन सा परीक्षा लीक हुआ है और वह जानकारी किसने कब और किसको दी थी। 10वीं के छात्रों ने बताया कि उन्हें 9वीं कक्षा के छात्रों से पता चला और 9वीं वालों ने बताया कि उन्हें 8वीं कक्षा के द्वारा पता चला। धीरे धीरे करके पता चला कि 8वीं कक्षा के छात्र को 6ठी कक्षा में पढ़ रहे उसके भाई ने बताया। पूछने पर अग्रिम ने बताया कि अमनदीप ने बताया कि शामली और दीक्षा ने बताया कि उन्होंने स्वप्निल को यह कहते हुए सुना था कि गणित का 6ठी कक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो इस प्रकार सारा दोष स्वप्निल पर आ गया था। अब यह सुनते ही प्रधानाचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर भी उससे पूछा कि यह क्या माजरा है। तब उसने शामली और दिशा से पूछा कि तुमने कब सुना। उसने कहा, हमने तुमसे पूछा तो था जब तुम आखिरी बेंच पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे। तो उसने कहा, मैं तो सिर्फ ऐसी कल्पना कर रहा था कि अगर गणित का प्रश्न पत्र मिल जाए तो कितना अच्छा हो। जब ऐसा सभी बच्चों ने सुना कि वह केवल कल्पना की बात थी तो सभी जोर जोर से हंसने लगे। प्रधानाचार्य ने सभी को शांत कराते हुए बोला, बच्चों देखो अफवाह कितनी खतरनाक होती है, कितनी तेजी से फैलती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद यह कहना ज्यादा उचित होगा कि अफवाहें अक्सर एक किस्से के रूप में जन्म लेती है, जहाँ किस्सा सुनाने वाला भी यह नहीं जानता कि यह सच है या झूठ। इसलिए आज की घटना से सीख लेते हुए मैं आप सबसे बस इतनी विनती करूंगी कि जितना भी हो सके इन घटनाओं से दूर रहें। कभी भी एक बात को दूसरी बात तक ना पहुंचाएं, क्योंकि यही घटनाएं बड़ी होकर अफवाह का रूप ले लेती हैं। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में प्रधानाचार्य ने कहा, वैसे तो अफवाहें एक व्यक्ति से दूसरे अफवाह में फैलती हैं, परंतु सोशल मीडिया के कारण यह बहुत तेजी से वायरल होती हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सोशल मीडिया के दौर में झूठी खबरों या फिर अफवाहों पर लगाम लगाना असंभव हो चला है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि झूठी खबरों का विस्तार आबादी में और अधिक तेजी से होने लगा है। यदि आप अपने मस्तिष्क को लेकर जागरूक नहीं हैं, तब निश्चय ही सोशल मीडिया आपको मानसिक तौर पर अपना गुलाम बनाने में सक्षम है। सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा है, पृथ्वी के लिए खतरा है और जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आइए दूसरा प्रश्न देते हैं। यह जानने का प्रयास कीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, जिससे अफवाहों को तीव्रता से फैलने से रोका जा सके। तो इसका उत्तर होगा, आपत्तिजनक सूचना के प्रथम स्रोत की जानकारी हाल में देनी होती है। दूसरा, भारत के बाहर से सूचना होने पर सबसे पहले किसने पोस्ट की यह भी बताना होता है। तीसरा, कंपनियां हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करती है, जिसका हमें हमेशा अनुपालन करना चाहिए। चौथा, यूजर्स के सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन प्रणाली बनानी चाहिए। पांचवा, बच्चों के लिए पेरेंटल लॉक होना चाहिए। छठा, एडल्ट कैटेगरी के लिए वेरिफिकेशन प्रणाली होनी चाहिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनना है। तो आइए इस पैराग्राफ से आधारित विकल्पों का चयन करते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प पूछा गया है कि अनुग्रह को कक्षा में आकर घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा विकल्प है, गणित की अध्यापिका को स्टाफ रूम में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। तीसरा, अनुग्रह को अध्यापिका से पूछकर ही कक्षा में घोषणा करनी चाहिए थी। चौथा, विद्यार्थियों को अपने माता पिता को तुरंत नहीं बताना चाहिए था। और पांचवा,
प्रधानाचार्य को इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, यह सब तो होता रहता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, क्योंकि मैंने इसमें इस विकल्प को इसलिए चुना क्योंकि इसमें अनुग्रह का ही दोष था। अगर वह इस बात को कक्षा में बताता ही नहीं तो बात इतनी फैलती ही नहीं। आइए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में से भी पढ़कर हमने कुछ विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पर विकल्प पूछा गया है कि फलक को बिना पूरा सच जाने यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए थी। पड़ोसियों को बच्चों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। गरिमा काकी को फलक के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। बच्चों को यह बात अपने घर में नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही है, बाकी सब गलत है। फिर है अगला प्रश्न, क्या आपके विचार में फलक ने अफवाहें फैलाने में अहम भूमिका निभाई? तो उत्तर होगा हाँ। क्या फलक को बगीचे में जाकर अपने मित्रों को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं, फलक को बगीचे में जाकर अपने मित्रों को यह बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके यह बात कहने से सभी ने उसकी बात की मजाक उड़ाई और गरिमा काकी को भी बहुत बुरा लगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित दोहे का अर्थ खोजकर उसे समझने का प्रयास कीजिए तथा दोहे के रचयिता का नाम भी खोजिए। तो यहाँ पर दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथा दे ही उड़ाए। तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह दोहा कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 4, क्या आपने कभी किसी अफवाह पर विश्वास करके कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े? इसका अनुभव लिखें। हाँ, मैंने भी अपने किसी मित्र को छुट्टी लेने पर उसे उसकी नौकरी लगने की बधाई दी, जबकि वह बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आ सका था। इस कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि मैं बेकार की अफवाह में आकर उसके छुट्टी लेने को खुशी का कारण समझ बैठा था, जबकि यह एक दुख का कारण था। आइए अब इस कहानी से हमने क्या सीखा यह देखते हैं। देखिए, अफवाहें समय को बर्बाद तो करती ही है, अपितु हमारे रिश्तों में भी दरार डाल देती है। इसलिए हमें कभी भी बेकार की अफवाहों में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इन अफवाहों से दूर रहेंगे तो समय तो बचेगा ही, साथ ही हम एक लंबी खुशहाल जिंदगी को बिता सकते हैं। आइए अब यहाँ पर आओ खोजे प्रश्न दिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई 2 या 3 ऐसी अफवाहों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जिसके कारण पूरे शहर अथवा देश में दहशत फैल गई हो। इसका उत्तर देते हुए सबसे पहली अफवाह है, सीमा पर तिरंगा फहराते जवान। हाल ही में फर्जी पोस्ट्स में शुमार होने वाली तस्वीर सीमा पर तिरंगा फहराते जवानों की थी। देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराते जाने के ऐलान के बाद समाचार चैनलों पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसका हवाला दिया था। उनके अनुसार यह तस्वीर फोटोशॉप के जरिए बनाई गई थी। दूसरी अफवाह थी, नासा से भारतीय लड़की को न्योता। बीते दिनों सोशल मीडिया के सभी मंचों पर पश्चिमी बंगाल की 18 साल की लड़की सतपूर्णा मुखर्जी को लेकर गर्व करने लायक खबर फैल रही थी, जिसमें बताया गया था कि अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे अच्छे काम को अंजाम देने वाली वैज्ञानिक संस्था नासा ने लड़कियों को अपने साथ इंटर्नशिप की पेशकश की है। जल्द ही खबर फर्जी साबित हो गई। नासा ने साफ इनकार किया कि उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ी अफवाह है, चेन्नई बाढ़ के दौरान पीएम मोदी का हवाई दौरा। बीते 7 दिसंबर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को अपनी गलती का एहसास होने से पहले सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की फोटोशॉप तस्वीर काफ़ी मजाक बटोर चुकी थी। पीआईबी ने चेन्नई बाढ़ के दौरान हवाई जहाज से इलाके का जायजा लेते पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर से फर्जी साबित होने पर पीआईबी को आधिकारिक तौर पर सफाई देकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब अगला हमारा उत्तर है, हाल ही में 2019 के दौरान कोरोना वायरस के यहाँ छूने से फैलता है। हमारे पिताजी ने भी इस अफवाह पर यकीन किया और अपने मित्र को, जिसे कोरोना हो गया था, मदद करने से इनकार कर दिया, जबकि वह मित्र आज भी सही सलामत है और इस वजह से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती भी टूट गई। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।